नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। वैसे 4 करने हैं लेकिन 3 करेंगे, एक हम कल डिस्कस करेंगे। आज कौन से 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले चैलेंजेस फॉर WTO से संबंधित, दूसरे नंबर पे फूड सिक्योरिटी से संबंधित और तीसरे नंबर पे प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करें WTO की। WTO देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टाब्लिश किया गया था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के एक शहर जनेवा में। ऑब्जेक्टिव यानी फंक्शन WTO का ये है विभिन्न देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को स्मूथ बनाना, मतलब विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। अभी न्यूज़ में इसलिए आई है ये बॉडी क्योंकि इस्टाब्लिश होने के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि WTO की DG एक महिला होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो WTO का DG बनने के लिए अभी 2 कैंडिडेट्स के बीच फाइट है और दोनों ही महिलाएं हैं, एक नाइजीरिया से और दूसरी साउथ कोरिया से। तो पहली बार होगा कि WTO की DG के पद पर कोई महिला पदस्थ रहेगी। आर्टिकल में कहा जाता है देखो नए DG के सामने यानी नए डायरेक्टर जनरल के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिसका सामना उन्हें करना होगा। अभी फिलहाल WTO के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको WTO के नए DG को फेस करना होगा? सबसे पहले देखो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आया था 2001 में। ये एक प्रकार से नेगोशिएशन है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। लेकिन देखो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में जो नेगोशिएशंस चल रही थी डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के बीच, वो नेगोशिएशंस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज नए एजेंडा को लाने पर अड़े हुए हैं। डेवलप कंट्रीज के अनुसार अब WTO में नेगोशिएशंस होनी चाहिए ई-कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, MSMEs और जेंडर जैसे इश्यूज पर। दूसरा चैलेंज देखो WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ना, पिछले काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में है। क्यों? एक मेन रीज़न देखो इसका ये है, ट्रंप के कार्यकाल में USA ने WTO को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, भावी नहीं दिए। तो WTO के इस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में 7 मेंबर्स होते हैं। वैकेंसी खाली रही, मेंबर्स को अपॉइंट ही नहीं होने दिया USA ने, इसलिए ये जो मैकेनिज्म था बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। तो इस मैकेनिज्म को फिर से रिवाइव करना ये चुनौती है अभी फिलहाल WTO के सामने। नेक्स्ट, फैसिलिटेट इंक्रीज्ड ग्लोबल ट्रेड। देखो कोविड-19 की महामारी के कारण विभिन्न देश इंपोर्ट को कम करने पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंश्योर करना कि ग्लोबल ट्रेड बढ़े बड़ी चुनौती होगी WTO के सामने। नेक्स्ट, कुछ दूसरे रिफॉर्म्स लेके आना इस मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके, फिर से पटरी पर लाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है देखो WTO के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, ट्रेड को लेके उनका विजन भी अलग अलग है। तो अलग अलग मेंबर कंट्रीज के इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना ये भी एक बड़ी चुनौती है WTO के सामने। नेक्स्ट, वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म का क्या मतलब है? देखो USA जैसे कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड में कहीं पर भी वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले वो USA के सिटीजन्स को अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए USA बहुत सारे पैसे भी खर्च करने को तैयार था कि जो भी कंपनी वैक्सीन बनाएगी हम उससे शुरुआत में ही वैक्सीन परचेज कर लेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हुई है, पहले ही USA ने पैसे दे दिए कि जब भी आपकी वैक्सीन बने आप पहले USA को ही दीजिएगा। मतलब सभी देश ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन बनते ही सबसे पहले हमारे देश के सिटीजन्स को अवेलेबल होनी चाहिए। ये है वैक्सीन नेशनलिज्म। बट देखो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो गरीब देशों को होगा। ये तो हमने बात की कुछ जनरल चैलेंजेस की। अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं। देखो काफ़ी समय से कुछ डेवलप कंट्रीज जो हैं वो मांग कर रही हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत डेवलपिंग कंट्री की डेफिनेशन को चेंज किया जाए। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? ये देखो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अनुसार जब सब्सिडीज़ को कम करने की बारी आती है ना तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। उनको फॉर एग्जांपल ज़्यादा समय मिलता है कि आपको थोड़े ज़्यादा समय आप ले सकते हो सब्सिडीज़ को फेस आउट करने के लिए, कम करने के लिए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम समय नहीं मिलता है। तो डेवलप कंट्रीज़ का अब ये बोलना है कि
डेवलपिंग कंट्री की आप डेफिनेशन चेंज कर लो, क्योंकि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, टर्की, इजिप्ट, ये सब जो देश हैं अब डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरा कंसर्न इंडिया के लिए ये है, डेवलप कंट्रीज ये भी मांग कर रही हैं कि फिशरमैन को जो सब्सिडी दी जाती है फिशरीज के लिए, उस सब्सिडी को कम किया जाए, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अनुसार काफ़ी सारे देश सब्सिडी देते हैं मछुआरों को मछलियां पकड़ने के लिए, और इससे मछलियों का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है और वो फिर से फिल नहीं हो पा रहा है। मतलब अंधाधुंध मछलियां पकड़ी जाती हैं सब्सिडीज़ के कारण मछुआरों के द्वारा, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आ पा रही है। मतलब जितनी मछलियों को पकड़ा जा रहा है उतनी मछलियां फिर से जन्म नहीं ले रही हैं, धीरे धीरे करके मछलियों का जो स्टॉक है पानी के अंदर वो ख़त्म हो रहा है। तो इन दो कंसर्न्स के प्रति इंडिया का स्टैंड देखो ये है, जब से WTO का निर्माण हुआ है तब से लेके अभी तक कुछ देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है WTO से, और उनमें से एक है इंडिया। ये आरोप इंडिया पर लगाना गलत है। देखो, आप डेवलपमेंट को किसी भी पैरामीटर पर मेजर कीजिए, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में ही आएगा। इंडिया में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, पुवर्टी काफ़ी कम है इंडिया में। तो इंडिया को अपना केस स्ट्रांगली रखना चाहिए, और जब भी किसी सब्सिडी को फेस आउट करने की बात आए तो इंडिया को लॉन्गर टाइम पीरियड डिमांड करना चाहिए कि हमें ज़्यादा समय चाहिए, क्योंकि गरीबी हमें ख़त्म करनी है। एकदम से हम सब्सिडी को नहीं ख़त्म कर सकते, ना तो किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और ना ही मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी। दूसरा, अगर बात करें फिशरमैन को दी जाने वाली सब्सिडी की, इस पर इंडिया का स्टैंड देखो ये है, सबसे पहले आप हाई सीज में, मतलब जो इंटरनेशनल वाटर हैं उनमें जो सब्सिडी दी जाती है उसे फेस आउट कीजिए, बाद में टेरिटोरियल वाटर की हम बात करेंगे। यानी इंडिया का स्टैंड ये है, फिशरीज सेक्टर में अगर आपको सब्सिडीज खत्म करनी है तो आप फेज वाइज मैनर में कीजिए, एकदम से मत कीजिए। इसके बाद बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो, WTO की एक अच्छी बात यह है, जो भी डिसीजन होते हैं वो सर्वसहमति के आधार पर होते हैं। अगर एक भी मेंबर अगर डिसेंट अपनी व्यक्त करता है, नाराजगी व्यक्त करता है, तो प्रोसेस जो है वो ट्रैक से हट सकती है। तो ये एक अच्छी बात है। इसकी वजह से डेवलप कंट्रीज अपनी मनमानी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, रिफॉर्म्स को अगर देखो लाना है तो आप फेस वाइज मैनर में लाइए। जैसे 2017 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आया था, उसी प्रकार से बाकी रिफॉर्म्स को भी आप फेस वाइज मैनर में लाइए, यानी धीरे धीरे करके। तीसरा पॉइंट, देखो, कोविड-19 के क्राइसिस ने ये तो साबित कर दिया है कि महामारी से निपटा जा सकता है अगर विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन हो, विभिन्न देशों के बीच कोलैबोरेशन हो। कोई एक देश इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट, क्लियर डायरेक्शंस देनी जरूरी है WTO के द्वारा विभिन्न देशों को, ताकि सप्लाई चेन्स को फ्री रखा जा सके, ओपन रखा जा सके। महामारी की सिचुएशन में शुरू में आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुई। कुछ देश एक्सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे एसेंशियल कमोडिटीज़। उनको ये लगता था महामारी अगर और ज़्यादा इंटेंस होती है, बढ़ती है, तो उन चीज़ों की हमारे देश में आवश्यकता होगी, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इससे दूसरे देशों की जो आवश्यकताएं हैं वो खतरे में आ गई। तो WTO को अब क्लियर डायरेक्शंस देनी होगी विभिन्न देशों को कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो लगी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटा लीजिए और सप्लाई चेन्स को फ्री और ओपन रखिए। नेक्स्ट है वॉलंटरी शेयरिंग एंड पूलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, अब अभी फिलहाल विभिन्न देशों में प्रयास चल रहे हैं कोविड-19 को काबू पाने के लिए वैक्सीन के डेवलप करने पर। तो अब कोई कंपनी अगर वैक्सीन को डेवलप करती है काफ़ी रिसर्च करके, तो काइंड ऑफ पेटेंट मिलना चाहिए उस कंपनी को। लेकिन देखो, ये महामारी है, विभिन्न कंपनीज को, विभिन्न देशों को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूल करना चाहिए, ताकि एक इफेक्टिव वैक्सीन को डेवलप किया जा सके इस महामारी से निपटने के लिए। अगर कंपटीशन देखने को मिलेगा वैक्सीन को लेके भी, तो फिर नुकसान ही होगा, वर्ल्ड को फ़ायदा इससे नहीं होगा। और देखो, एक प्रोविज़न है हमारे इंडियन पेटेंट्स एक्ट में कंपलसरी लाइसेंसिंग का, मतलब इमरजेंसी के दौरान सरकार किसी भी कंपनी को कंपलसरी लाइसेंस दे सकती है कोई भी वैक्सीन या फिर ड्रग डेवलप करने के लिए। अब देखो, एक डायलेमा है, एक तरफ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत मेहनत की है वैक्सीन को डेवलप करने पर, तो उस कंपनी को रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए अगर उस कंपनी ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया है। बट दूसरी तरफ, जैसा हमने डिस्कस किया, वैक्सीन नेशनलिज्म है,
मतलब डेवलप कंट्रीज तो ये प्रयास कर रही हैं वैक्सीन कहीं भी बने, सबसे पहले वैक्सीन उनके सिटीजन्स को मिले, तो बेचारे गरीब देश कहाँ जाएंगे? तो गरीब देशों को तो ऐसे वैक्सीन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसे होते नहीं। तो WTO को थोड़ा लिबरल रहना चाहिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रोविजन पर, यानी डेवलपिंग कंट्रीज या फिर गरीब देशों को अगर वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो वो देश फिर इस प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे ताकि अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को लाइसेंस दिया जा सके कि आप कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कीजिए, बेशक वो वैक्सीन डेवलप किसी और देश ने की हो। कंक्लूजन में कहा जाता है अगली जो डीजी होंगी उनका देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा विभिन्न देशों के बीच एक ट्रस्ट डेवलप करना। WTO को विभिन्न देशों के साथ एंगेज करने की आवश्यकता है और फेयर रूल्स बनाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो और विभिन्न देश फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाएं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है देखो इंडिया में जो मालन्यूट्रिशन का लेवल है ना, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मालन्यूट्रिशन के लेवल का डबल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में मालन्यूट्रिशन की जो समस्या है वो इंडिया से ठीक है, क्योंकि इन देशों का जो स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया से अच्छा है। UN और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर दिन 194 मिलियन लोग भूखे सोते हैं, जो कि देखो वर्ल्ड की टोटल अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 23% है। और ये तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट करार दे दिया गया है एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू फूड। बावजूद उसके इतने सारे लोग हमारे देश में डेली की बेसिस पर भूखे सोते हैं। अब देखो कुछ बड़ी आयरनी आप देखिए, एक तरफ हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी है अभी फ़िलहाल हमारे देश में एग्रीकल्चर के मामले में, मतलब जितना हमारे देश को आवश्यकता है उससे काफ़ी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। बावजूद इसके मास हंगर काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है बहुत सारे स्टेट्स में। यहाँ पर देखो इंडिया ने 2018-19 में 283.37 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया। मिलेट्स के मामले में इंडिया नंबर 1 है, राइस के मामले में सेकंड नंबर पे है और वीट के मामले में भी इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं और सरप्लस है, मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं और ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया बावजूद इसके हर दिन 194 मिलियन जो लोग हैं हमारे देश में भूखे सोते हैं। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। अब देखो कुछ ऐसे इश्यूज जिनको अर्जेंटली एड्रेस करने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के डेटा के अनुसार 2011 से लेकर 2017 के बीच 62,000 टन जो फूड ग्रेन है वो डैमेज हो गया, यानी वेस्ट हो गया। 2016-17 में 8600 टन फूड ग्रेन जो है वो लोस्ट हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया। जहां एक तरफ इतना ज़्यादा जो फूड ग्रेन है हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, खराब हो जाता है, दूसरी तरफ सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उनका लाभ लाखों लोगों को नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं। दूसरी तरफ करप्शन के कारण बहुत सारे लोगों ने बोगस राशन कार्ड्स बनवा रखे हैं जिन्हें नाम दिया जाता है घोस्ट बेनिफिशरीज, मतलब ऐसे लोगों के नाम पे भी राशन कार्ड जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पे राशन लिया जाता है और बाद में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। तो फूड इकोसिस्टम हमारे देश में काफ़ी पुअरली मैनेज्ड है। फूड ग्रेन की कमी नहीं है बट मैनेजमेंट खराब है। अब 2 प्रोन्ड पॉलिसी का सजेशन देते हैं राइटर कहते हैं देखो जो फार्म प्रोड्यूस होती है, मतलब किसान जो फसल प्रोड्यूस करते हैं, सरकार ज़्यादातर फसलों को MSP पर प्रोक्योर करे। इससे फ़ायदा ये होगा किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे और किसानों की जो परचेजिंग पावर है इंक्रीज होगी और किसान एसेंशियल फूड आइटम्स को परचेज कर सकेंगे। 2 प्रोन्ड पॉलिसी में दूसरा पॉइंट ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को इम्प्रूव किया जाए। काफ़ी बेसिक से पॉइंट है।
मतलब इन पॉइंट्स से निश्चित तौर पर आप भली भांति से परिचित होंगे। काफ़ी बार हमने पहले भी ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक और सजेशन राइटर देते हैं, अन्नपूर्णा योजना को रीवैम्प किया जाए। देखो, इस स्कीम में प्रोविजन ये है, 65 या फिर उससे अधिक एज के सीनियर सिटीजन्स जिनको कायदे से नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें हर मंथ 10 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रख दिया है कि सिर्फ 20% पर्सन्स जिनको इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ वो बेनिफिशियरी होंगे अन्नपूर्णा योजना के। अब देखो, केरला जैसे स्टेट्स जहाँ पे ये स्कीम अच्छी काम कर रही है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक्सक्लूजन काफ़ी कम है, तो वहाँ पे तो इस स्कीम का लाभ बहुत कम लोगों को मिल रहा है अन्नपूर्णा योजना का। तो इस अन्नपूर्णा योजना को सरकार एक्सपेंड करे। लास्ट में एक और सजेशन भी दिया जाता है। देखो, ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के अनुसार पल्सेस यानी दालें जो हैं वो हेल्दी बैलेंस डाइट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पल्सेस यानी दालों का एक इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों को प्रिवेंट करने में। तो हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें हमें फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा पल्सेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशन की समस्या है लोगों में उसे भी एड्रेस किया जा सके। वैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन होने के अलावा प्रोटीन की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा बढ़ा है। अब देखो, नॉन वेज तो लोग खाते नहीं और प्रोटीन खाना पसंद कर रही हैं, मतलब ऐसा ट्रेंड चला है कि डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तो एक विकल्प बचता है दालें यानी पल्सेस। पल्सेस की प्रोडक्शन उस हिसाब से हमारे देश में नहीं हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हाँ, पिछले 2 सालों में ज़रूर पल्सेस की प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हुई है। एक तो सरकार ने MSP थोड़ा बढ़ाया है, पल्सेस का प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई है, और पल्सेस का एक बफर स्टॉक भी क्रिएट हुआ है क्योंकि सरकार ने प्रोक्योरमेंट ज़्यादा की है। तो आने वाले समय में सरकार इन स्टेप्स पर थोड़ा और ध्यान दे, ताकि पल्सेस की कंजप्शन हमारे देश में ज़्यादा हो और पल्सेस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फूड सिक्योरिटी से संबंधित चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू प्राइवेसी से संबंधित। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको याद होगा 1 दिसंबर को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को आदेश दिया था कि आप उस RTI को अपनी वेबसाइट से हटा लीजिए जिस RTI में एक एप्लीकेंट का जो एड्रेस है वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो राइटर ने उस समय काफ़ी सारी बातें बोली थी कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। एग्जाम्पल दिए गए थे राइटर के द्वारा काफ़ी सारे, जैसे पुराने समय में टेलीफोन की डायरेक्टरी हुआ करती थी तो सबके नंबर्स पब्लिक डोमेन में होते थे, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट बेनिफिशरीज का जो डेटा है पब्लिक में रिलीज़ करती है एड्रेसेस के साथ, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। इससे करप्शन कम होता है, ऑफिशियल्स के बीच नेक्सस जो है वो कम होता है, नहीं होता है। ऐसी बातें राइटर के द्वारा बोली गई थी। राइटर ने यह भी कहा था ऐसा कोई लॉ नहीं है जो स्टेट को रोकता हो ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रिलीज करने से। बट आज के जो राइटर्स हैं वो राइटर की उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आज के राइटर बोलते हैं, देखो 2017 में KS पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और किसी के एड्रेस को पब्लिक डोमेन में रिलीज करना, ये 2017 के पुट्टास्वामी केस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 प्रिंसिपल्स रखे थे कि अगर ये 4 प्रिंसिपल्स फुलफिल होते हैं तभी किसी की आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। उन 4 प्रिंसिपल्स पर खरा नहीं उतरता है स्टेट के द्वारा किसी के एड्रेस को पब्लिक डोमेन में रखना। और आज के राइटर्स, आज जिन राइटर्स ने ये आर्टिकल लिखा है वो ये भी बोलते हैं कि डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर्स का होना या फिर बेनिफिशरीज की इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रिलीज़ करना, देखो ये केस जुडिशरी के सामने आए नहीं है, मतलब ये केस जुडिशरी के द्वारा टेस्टेड नहीं है। अगर जुडिशरी के सामने ये केस आएंगे तो हो सकता है जुडिशरी इस पर भी संज्ञान ले और सरकार को आदेश दे कि आप जो डायरेक्टरी है पब्लिक डोमेन में वो हटवाइए
और बेनिफिशरीज का जो डेटा है, स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज कौन है, उस डेटा को भी पब्लिक डोमेन में रिलीज ना कीजिए। तो आर्टिकल का नाम ही ये है, नोट जुडिशली टेस्टेड। इसके बाद राइटर और भी बातें बोलते हैं कि देखो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया था इस इशू पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कुछ लोग समर्थन कर रहे थे और उनके नाम, उनकी फोटो, उनका एड्रेस यूपी सरकार ने बड़े बड़े कटआउट्स की सहायता से पब्लिक डोमेन में चिपकवा दिया था, मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए थे। तो उसके बाद ये मामला पहुंचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को क्रिटिसाइज किया था और इसका सुमोटो संज्ञान लिया था। मतलब केस गया भी नहीं था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जजेस ने इसका सुमोटो संज्ञान लिया कि स्टेट जो कर रहा है ये गलत है। आप किसी के फोटोग्राफ्स, नेम्स और एड्रेसेस इस प्रकार से पब्लिक में नहीं लगवा सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत यूपी गवर्नमेंट ऐसा कर रही हो। इसके बाद 1 दिसंबर का जो आर्टिकल था उसमें देखो राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, आरटीआई के सेक्शन 81J में ये बोला गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है जहां पर इंफॉर्मेशन का नेक्सस हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो पब्लिक एक्टिविटी से। बट आज के आर्टिकल के राइटर्स कहते हैं, भैया पहले बताओ तो सही, किसी का पर्सनल एड्रेस रिलीज करना ये कौन सी पब्लिक एक्टिविटी है? मतलब किसी का पर्सनल एड्रेस रिलीज करना इज नॉट ए पब्लिक एक्टिविटी। दूसरा, आज के आर्टिकल के राइटर्स ये भी बोलते हैं, आरटीआई एक्ट में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यानी प्राइवेसी को तभी वायलेट किया जा सकता है अगर कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। बट वही बात, आरटीआई एप्लीकेंट्स का एड्रेस पब्लिक डोमेन में रिलीज करने का क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? तो यानी आरटीआई एप्लीकेंट का एड्रेस रिलीज करना ये आरटीआई एक्ट के भी अगेंस्ट है। बट अगर एड्रेस नहीं रिलीज किया जाता है आरटीआई एप्लीकेंट का, तब जरूर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर आरटीआई एप्लीकेंट्स का एड्रेस पब्लिक डोमेन में डाला जाता है तो फिर उन पर हमला हो सकता है, उनके घर के बाहर नारेबाजी हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो अच्छा तो यही हो ना कि आरटीआई एप्लीकेंट्स का जो एड्रेस है वो पब्लिक डोमेन में ना रिलीज किया जाए, तो ये ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ये सारी बातें आज के आर्टिकल में बोली जाती हैं। आप कह सकते हो आज का जो आर्टिकल है वो 1 दिसंबर के आर्टिकल के अगेंस्ट है। 1 दिसंबर के आर्टिकल के पॉइंट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है आज के इस आर्टिकल में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।